हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो एक निबंधात्मक रूप में आप इस वीडियो को सुनकर आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं पर हम विस्तृत रूप से आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये जो पार्ट है आपका, जहाँ से हमारी सिविलाइजेशन शुरू होती है या हम मानव समाज के जो एक परिष्कृत रूप को हम देखते हैं, तो वो पीरियड हमारा वैदिक संस्कृति से, सिंधु घाटी संस्कृति से प्रारंभ होता है, जहाँ पर जो नवपाषाण काल में जो मानव ने उन्नति की, तरक्की की, जो उसने खोज की और असभ्यता से सभ्यता की कगार पर जिन संस्कृतियों में हमें मानव के बारे में जानकारी मिलती है, मानव समाज के बारे में जानकारी मिलती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में आदि मानव का जो प्रादुर्भाव था वो काफ़ी पहले हो चुका था, जहाँ से यानी एक असभ्य रूप से मानव सभ्यता की कगार पर कब पहुंचा, कब उसके द्वारा क्या क्या खोजें की गई, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इस सभी का विवरण हमें प्राचीन भारत के जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों में हमें देखने को मिलता है। मानव ने सबसे पहले अपना जीवन प्रारंभ किया प्रकृति की गोद में। जब उसे प्रकृति से कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके पास में प्रकृति की गोद में संरक्षण पाकर अपने जीवन को जीने के अलावा उसके पास में कुछ नहीं था। इन संस्कृतियों पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान जो आदि मानव था उस आदि मानव की क्या स्थिति रही और किस प्रकार उसने प्रकृति से संघर्ष किया, उस पर मैं बात करूँगा। पाषाण काल के अंतर्गत जब मानव ने प्रकृति से संघर्ष किया तो उसका संपूर्ण जीवन जो था वो पाषाण अर्थात पत्थरों पर उसका जीवन आधारित था। गुफाओं में रहना, पशुओं को मारना और मारकर जो उसके मांस को काटना या छीलना, उसके लिए जो प्रयुक्त उसने औजार जो उसने काम में लिए वो सब औजार पत्थरों के थे। यानी किसी प्रकार की धातु का आविष्कार इस काल में नहीं हुआ था। घुमंतु, बर्बर और असभ्य रूप से ये आदि मानव जो हमारे पूर्वज हम जिनको कह सकते हैं, इसने अपना जीवन प्रारंभ किया था। पाषाण काल में जब मानव का जीवन प्रकृति से इतना संघर्षरत रहा तो आप कल्पना कीजिए कि किस प्रकार उसने प्रकृति से संघर्ष कर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी, किसी प्रकार की कोई तकनीक या विशेषता उसके पास में हमें इस काल में देखने को नहीं मिलती। और ये सब जानकारी की जो हमें मिलती है, पाषाण काल के जो औजार मिले हैं उसके द्वारा प्रयुक्त पाषाण औजार मिले हैं, जिनका अध्ययन करने से हमें उन नरकंकालों का अध्ययन करने से हमें तात्कालीन समय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो पाषाण काल से लेकर ताम्र यानी जब उसने काश्य धातु को खोजा, और सबसे पहली जो पाषाण के बाद में अगर मानव ने कोई धातु खोजी थी तो वो ताम्र धातु थी। तो पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक का जो पीरियड है ये मानव सभ्यता की कहानी है। मानव का प्रकृति से संघर्ष की एक जो उसका अनवरत संघर्ष रहा, उस संघर्ष की कहानी है। इस काल के मध्य में उसके द्वारा किन किन चीज़ों का आविष्कार किया गया, किस प्रकार उसने अपने समाज को, अपने जीवन को दिशा दी, गति दी, और यही परिवर्तन हम प्राचीन भारत की संस्कृतियों में हमें देखने को मिलता है। भारत के इतिहास और संस्कृति की जानकारियाँ जो हमें प्राप्त होती है वो नवपाषाण काल में हम इन संस्कृतियों को देख पाते, इनको समझ सकते हैं, इनके बारे में जो आधार हमें मिलते हैं हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। चूँकि नवपाषाण काल की ये संस्कृतियाँ जिनके जो अवशेष हैं वो अवशेष हमें साहित्यिक स्रोतों के रूप में, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। भारत की अगर हम प्राचीन संस्कृति की बात करें तो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है,
एक धारणा थी कि वैदिक संस्कृति को ही भारत की प्राचीन संस्कृति माना जाता था, लेकिन जब हड़प्पा संस्कृति के जो पुरातात्विक स्रोत खुदाई करते वक्त हमें प्राप्त हुए, तो ये जो भ्रामक धारणा थी वो भ्रामक धारणा टूट जाती है और एक अन्य संस्कृति का अस्तित्व हमें उन पुरातात्विक अवशेषों के रूप में मिलता है। तो वैदिक संस्कृति से पूर्व भी जो भारत में जो संस्कृति पर हम बात कर रहे हैं, उस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति था। सिंधु घाटी सभ्यता उस संस्कृति का नाम था। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर सबसे पहले खुदाई की गई हड़प्पा में, तो हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई करने के कारण ही इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का नाम भी हमारे भारतीय इतिहासकारों द्वारा दिया गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो नगर इस संस्कृति के प्रमुख नगर थे, जहाँ पर व्यापक स्तर से खनन किया गया और जहाँ पर नगरों के अवशेष मिले। ऐसे पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त हुए जिससे हम इस संस्कृति के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में जिस संस्कृति के अवशेष हमें मिलते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, आलमगीर, बनवाली, रंगपुर, अलीमुराद, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, सुतका-गैंडोर, यानी भारत और भारत के बाहर भी इस संस्कृति के जो पुरातात्विक अवशेष नगरों के रूप में, बर्तनों के रूप में, मोहरों के रूप में, आभूषणों के रूप में और कई पुरातात्विक रूपों में हमें इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। रही काल निर्धारण की बात, इन पुरातात्विक अवशेषों का परीक्षण विज्ञान की जो तकनीक है, रेडियो 14 C14 कार्बन विधि, उस विधि पर इन पुरातात्विक अवशेषों को परखा गया, जांचा गया और भारत की इस प्राचीन संस्कृति के काल निर्धारण करने में ये रेडियो C14 कार्बन विधि से हम इस संस्कृति के प्राचीनता के विषय पर हमें जानकारी प्राप्त हुई। 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का काल निर्धारित किया गया। सबसे प्राचीन संस्कृति का प्रमाण जिन पुरातात्विक अवशेषों पर हुआ, उनका वैज्ञानिक परीक्षण करने के उपरांत ये तिथि सर्वमान्य रूप से इस तिथि को माना गया। 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक ये संस्कृति भारत में अस्तित्व में थी। ये एक वैज्ञानिक आधार पर जो निरीक्षण करने के उपरांत जो तिथि आई है, वो तिथि ये है। इस सभ्यता की प्राचीनता के विषय में कई विद्वानों ने इसकी प्राचीनता को लेकर, इसके काल निर्धारण को लेकर अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, जिसमें डॉक्टर जो व्हीलर जो पुरातात्विक जो इसकी तिथि इन्होंने बताई है 2800 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक ये संस्कृति भारत में विद्यमान रही थी। डॉक्टर V.S. स्मिथ के मतानुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का काल निर्धारण किया गया। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का काल निर्धारित किया है। तो इस प्रकार इस संस्कृति के काल निर्धारण में पाश्चात्य इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन संभवतः साधारणतः 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य ये संस्कृति भारत में स्थापित थी। ये जो तर्क है, ये तर्क वैज्ञानिक आधार पर दिया गया तर्क है। विज्ञान की सहायता से इस तिथि को सर्वमान्यता दी गई है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है, उन निर्माताओं के विषय में बात करेंगे। सिंधु संस्कृति के निर्माता कौन थे, उनके विषय में भी विद्वानों में अलग अलग मत प्रचलित है। डॉक्टर गुहा ने इस सभ्यता के निर्माता मंगोलों को माना है। मंगोल, आग्नेय व एल्पाइन अर्थात मिश्रित जाति के लोग इस संस्कृति के निर्माता रहे होंगे, ऐसा डॉक्टर गुहा का मानना है। रंगनाथ राव ने इस सभ्यता के निर्माता, उनके अनुसार बहुजातीय प्रकार के लोग इस संस्कृति के निर्माता थे, जिसमें इनमें आर्यों का भी एक समूह था जो इस प्रदेश में आकर बस गया और यहीं पर घुल मिल गया था। डॉक्टर रंगनाथ राव ने
बहुजातीय यानी मिश्रित लोगों को इस संस्कृति के निर्माता माना है। जी गॉर्डन के अनुसार इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे, यानी गॉर्डन चाइल्ड ने सुमेरियन जाति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। डॉक्टर व्हीलर ने इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोगों को माना है, यानी विद्वानों का इस संस्कृति के निर्माताओं के विषय में अलग अलग जातियों का बतलाना, अलग अलग जातियों का निर्माता उन्हें बतलाना, उनका अलग अलग तर्क देना हमें विभिन्न प्रकार की जातियों के संबंध में हमारा ध्यान आकर्षित करवाता है कि इस संस्कृति के निर्माता आखिर कौन थे। अगर हम इनके निर्माताओं के विषय में बात करें तो सर्वाधिक जो मान्य तथ्य है, मान्य तर्क है, अधिकांश विद्वानों ने सिंधु घाटी के निर्माताओं को अगर माना है तो वो द्रविड़ प्रजाति के लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। और सबसे बड़ा अगर कोई तर्क है, यानी सर्वाधिक मान्य जिस तर्क को मान्यता मिली है वो द्रविड़ प्रजाति के निर्माता वाले तर्क को ही दी गई है। इस प्रकार भिन्न भिन्न जातियों पर आधारित जो तर्क इतिहासकारों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता वाला जो तर्क है वो द्रविड़ प्रजाति के लोगों का दिया जाता है। अब हम बात करें सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र, अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक संपूर्ण भारत में फैली इस प्राचीन संस्कृति के जो अवशेष हैं पुरातात्विक रूप में, वो नगरों के रूप में, वो सिक्कों के रूप में, वो बर्तनों के रूप, मोहरों के रूप में, आभूषणों के रूप में, नगरावशेषों के रूप में, मकानों के रूप में, रसोई घरों के रूप में, इस प्रकार संपूर्ण संस्कृति के जो ये पुरातात्विक अवशेष हैं वो संपूर्ण भारत में हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे? जम्मू कश्मीर में अखनूर व मांडा, पंजाब में रोपड़, संघोल, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोटड़ा, रोजदी, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में मेरठ नदी के समीप हिंडन नदी तट पर स्थित आलमगीरपुर, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी और मीठाथल, बलूचिस्तान में डाबरकोट, सोतका को, सुतका केंडोर, पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, अली मुराद, चन्हूदड़ो इत्यादि। ये इत्यादि जो क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र रहे हैं भारत और भारत से बाहर, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र रहे हैं। सिंधु संस्कृति की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला जिन पुरातात्विक अवशेषों ने इस संस्कृति की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है, उसमें सिंधु वासियों की नगर योजना, जो उनकी नगर योजना थी, किस प्रकार उनके नगर बसे हुए थे, किस प्रकार उन्होंने अपने नगरों को बनाया, जिसके पुरातात्विक प्रमाण हमें उत्खनन से प्राप्त हो चुके हैं। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नगरों का निर्माण है वो सुनियोजित ढंग से किया गया है। हमारी अगर हम नगरीय सभ्यता की बात करें तो नगरीय सभ्यताओं का प्रथम पुरातात्विक अवशेष हमें सिंधु नगरों में ही देखने को मिलता है। सिंधु वासियों का जिस आधार पर उन्होंने नगरों का बसाया, नगरों का निर्माण किया, उसमें समकोण पर काटती हुई सड़कें, चौड़ी सड़कें, और नगर जो थे वो आधुनिक व्यावसायिक शैली पर आधारित थे, निर्मित थे। प्रत्येक जो उनकी गली थी उस गली में कुआं, भवनों में स्नानागार इत्यादि जो सुविधाएं थी वो उनके नगरों में हमें देखने को मिलती है। नगरों में सड़कों के मुहानों पर या किनारों पर गंदी वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए जो निर्मित उनके पात्र वहाँ पर रखे गए थे। गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नगर योजना, यानी सुव्यवस्थित ढंग से उनके नगर स्थापित किए गए थे, ये इनकी पहली विशेषता है। भवन निर्माण की अगर हम बात करें तो आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो हम आधुनिक
भवनों में हम सुविधाएं देखते हैं, ऐसी सुविधाओं को हम सिंधु नगरों में भी या सिंधु भवनों में भी हम देख सकते हैं। जो सिंधु वासियों द्वारा जो भवन निर्माण किया गया, उस भवन निर्माण की कला से वो पूरी तरह परिचित थे। जो साधारण सुविधाएं जो भवनों में होती है, जैसे रोशनदान है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, आंगन है, ये सब व्यवस्थाएं सिंधु भवनों में हमें देखने को मिलती है। सिंधु भवनों में सड़कों तथा गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण किया जाता था। जो भवन निर्मित थे वो कच्चे और पक्के अर्थात कच्ची और पक्की ईंटों से सिंधु वासियों के मकान बनाए गए थे। इनमें स्नानागार, आंगन, शौचालयों का निर्माण इत्यादि सुविधाएं इनके भवनों में हुआ करती थी। भवन कुछ का जो आकार था, भवन चौड़े थे, भवन 1 मंजिले और 2 मंजिले भी हुआ करते थे। भवनों के जो मुख्य द्वार हैं यानी मकानों के मुख्य द्वार मुख्य राज्य मार्ग पर और पीछे की ओर भी खुलते थे। भवनों की दीवारों में अलमारियों का भी निर्माण किया गया था और भवनों में खासकर जो हम खूंटियाँ टांगते हैं वो खूंटियाँ हड्डी निर्मित जो खूंटियाँ उनके भवनों में भी हुआ करती थी। इस प्रकार भवन निर्माण में सुख सुविधा युक्त व्यवस्थाएं हमें उनके भवनों में देखने को मिलती है। एक अन्य विशेषता जो उनकी है सार्वजनिक स्नानागार। सिंधु संस्कृति के उत्खनन में मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। यह स्नानागार पूरा पक्की ईंटों से निर्मित था। इस स्नानागार की जो लंबाई है वो 39 फीट लंबा, चौड़ाई में ये 23 फीट और गहराई में ये 8 फीट गहरा था। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदों का निर्माण किया गया था और इस स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया गया था। स्नानागार की जो दीवारों पर एक प्लास्टर का भी प्रयोग उनके द्वारा किया गया था। ऐसे प्रमाण हमें पुरातात्विक रूप से मिलते हैं। तो सार्वजनिक स्नानागार किसी धार्मिक महत्व की ओर हमारा ध्यान इंगित करता है कि इस स्नानागार, विशाल स्नानागार का प्रयोग उनके द्वारा किसी धार्मिक आयोजन के लिए किया जाता था। अन्नागार की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार हमें प्राप्त होता है। यह अन्नागार हमें सिंधु संस्कृति के विषय में जानकारियां प्रदान करता है। इस प्रकार जो इनकी नगर की जो विशेषता थी, जो हमें उनके मकानों में उनके द्वारा प्रयुक्त जो निर्मित अवशेषों में हमें देखने को मिलती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन्हीं से हम सिंधु संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक दशा की अगर हम बात करें, उनका सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार था, सिंधु समाज की सामाजिक संरचना का आधार क्या था, तो सिंधु समाज में के जो पुरातात्विक अवशेष हैं, उन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर इतिहासवेताओं ने, पुरातत्ववेताओं ने उनके सामाजिक जीवन को भी जानने का प्रयास किया है। सिंधुकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला जो वर्ग था वो विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यवसायी वर्ग और चौथा श्रमजीवी वर्ग। अर्थात इन 4 वर्गों में हम सिंधु समाज को वर्गीकृत होता हुआ देखते हैं। सिंधु समाज में पुरोहित, वैद्य, ज्योतिष, योद्धा में सैनिक व राजकीय अधिकारी, व्यवसायी में व्यापारी एवं श्रमजीवी वर्ग जो मेहनत और मजदूरी करने वाले लोग थे, वो इनके समाज में रहते थे। सिंधु समाज का यह पूरा समाज 4 वर्गों में विभाजित था। भोजन की अगर हम बात करें तो सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के उनके द्वारा जो भोजन की वस्तुएं हैं उनका प्रयोग किया जाता था, यानी शाकाहारी और मांसाहारी सिंधुवासी थे। भोजन में गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, खजूर, तरबूज, नींबू, दूध, दही से निर्मित वस्तु, मछली व भेड़ का मांस भी प्रचलन में था। इन वस्तुओं का वो अपने भोजन में इन सामग्रियों का प्रयोग करते थे। वस्त्र और परिधान, ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे, प्रचलन में थे।
अगर हम आभूषणों की बात करें तो सिंधुवासी आभूषण प्रिय थे। पुरातात्विक रूप से जो प्रमाण हमें मिले हैं आभूषणों के रूप में, जो श्रृंगारदानियाँ मिली है, जो उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार आभूषण थे, उन आभूषणों से हमें उनकी सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी सिंधु समाज में आभूषण पहनने का शौक और चाव स्त्रियों और पुरुषों को दोनों को था। हार, भुजबंद, कर, कंगन, अंगूठी, कर्ण, फूल, छल्ले, करघनी, नथुनी, बाली, पायजेब आदि विभिन्न धातु से निर्मित आभूषणों का प्रयोग सिंधुवासी किया करते थे। ये आभूषण हाथीदांत से, ताम्र धातु से इत्यादि से बने होते थे। केश श्रृंगार की अगर हम बात करें और सौंदर्य प्रसाधन की अगर हम बात करें तो सिंधुवासी केश कला में भी वो निपुण थे, पारंगत थे। स्त्रियां जूड़ा बनाती थी, विभिन्न प्रकार के केश विन्यास उनके द्वारा किया जाता था। सिर पर सोने चांदी से निर्मित जो आभूषण हैं वो उनके द्वारा उनका प्रयोग किया जाता था। पुरुषों को भी सौंदर्य प्रसाधन में रुचि थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे और जो पुरुष जो काजल का भी प्रयोग करते थे। स्त्रियां काजल, सुरमा, सिंदूर और इत्यादि कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का भी उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। हम सिंधुवासियों के अगर मनोरंजन की बात करें कि उनका जीवन में मनोरंजन का क्या महत्व था, तो सिंधुवासी जो शतरंज, संगीत, नृत्य, जुआ इत्यादि से अपना मनोरंजन वो किया करते थे। हमें कई प्रकार के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं जिनमें झुनझुने, सीटी, गाड़ी एवं अन्य खिलौने जो हमें मिट्टी के खिलौने मिलते हैं वो बच्चों के मनोरंजन के साधनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। आवागमन के साधनों की अगर हम बात करें कि सिंधुवासी आवागमन के लिए खासकर बैलगाड़ियों और इक्के गाड़ियों का उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। सिंधु समाज में मृतक संस्कारों की यानी मृत्यु के उपरांत किस प्रकार के धार्मिक विधान उनके थे उस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित वो पुरातात्विक अवशेष करवाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु संस्कृति के जो अन्य स्थल हैं वहाँ से जो प्राप्त नरकंकाल हमें मिले हैं उन नरकंकालों की स्थिति हमें सिंधु समाज के जो मृतक संस्कार उनके किस प्रकार के थे इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। सिंधु संस्कृति के लोग शव को जमीन में दफना देते थे। कुछ लोग शव को जलाने के पश्चात उसकी राख को किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। कुछ लोग मृतक शरीर को खुले में रख दिया करते थे जहाँ पर उस मृतक शरीर को पशु पक्षी भक्षण हेतु कुछ दिनों के लिए अपना आहार बना लेते थे और जो बाद में जब पशु पक्षी उस मृतक शरीर को खा जाते थे तो उसके बाद जो अवशेष बचते थे उन अवशेषों को, उन अस्थियों को इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया जाता था। इस प्रकार 3 प्रकार की जो उनके मृतक संस्कारों की जो प्रणालियाँ प्रचलित थी उस ओर हमारा ये पुरातात्विक ध्यान आकर्षित करवाते हैं। स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करें कि खुद उनके समाज में स्त्रियों का क्या स्थान था, तो सबसे पहले सिंधु संस्कृति ही एक ऐसी प्राचीन संस्कृति रही है हमारी जहाँ पर नारी के सम्मान की, नारी के महत्व की, हमारे भारतीय समाज में उसकी स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। स्त्रियों की स्थिति को लेकर चूँकि जो सिंधु लिपि है वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, हम लिटरेरी सोर्स को लेकर हम उस संस्कृति को जानने में अभी असमर्थता हमारी रही है। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हमें सिंधु काल में, सिंधु समाज में जो नारी की स्थिति थी उस नारी की स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। खुदाई में जो प्राप्त जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां बहुसंख्यक रूप से नारी की मिली है। तो नारी की ये मूर्तियां हमें नारी स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाती है। उत्खनन से जो प्राप्त जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्तियां बहुसंख्यक मात्रा में मिली है। जो
नारी की ओर, नारी की स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाती है। नारी को सम्मानजनक स्थान सिंधु समाज में प्राप्त था। सिंधु समाज मातृ प्रधान था। मातृ सत्तात्मक शक्ति की ओर हमारा ध्यान ये पुरातात्विक अवशेष करवाते हैं। जहाँ वैदिक सभ्यता में हम पितृसत्तात्मक पक्ष को देखते हैं, वहीं वैदिक संस्कृति में हमें मातृ सत्तात्मक पक्ष को देखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार जो ये सोशल स्ट्रक्चर सिंधु संस्कृति का था, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। किस प्रकार उनकी सामाजिक संरचना थी, किस प्रकार उनकी भोजन की व्यवस्था थी, किस प्रकार उनके वस्त्र आभूषणों और परिधानों की व्यवस्था थी, किस प्रकार उन्होंने आवागमन को चुना, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, उनकी मृतक संस्कारों की क्या पद्धतियाँ थी, स्त्रियों की स्थिति क्या थी। इस पूरे सोशल यानी सामाजिक विवरण पर हमने चर्चा की है। अब हम सिंधु वासियों की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। सिंधु वासियों में की आर्थिक स्थिति की ओर जो हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं वो पुरातात्विक अवशेष, यानी बर्तनों में जो गेहूं और जौ के जो जले हुए दाने हमें मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि सिंधु संस्कृति के लोग कृषि को करने में, यानी कृषि और पशुपालन में उनकी रुचि थी। गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती की जाती थी उनके द्वारा। खेती में पशुओं की सहायता से, हल की सहायता से खेती उनके द्वारा की जाती थी और कटाई के लिए पत्थर की जो दरातियाँ थीं उनका प्रयोग किया जाता था। खेतों को सींचने के लिए सिंधुवासी तालाब, नदी, कुएं और वर्षा के जल से वो इस प्रकार वो खेती किया करते थे। यानी उनके आर्थिक जीवन का जो आधार था वो कृषि उनका मुख्य उद्यम था। पशुपालन की अगर हम बात करें तो कृषि के पश्चात उनका दूसरा जो मुख्य व्यवसाय था वो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यानी कृषि प्रमुख व्यवसाय और पशुपालन उनका दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। ये लोग बैल, ऊंट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि को पाला करते थे। सुरकोटरा से हमें घोड़े के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यानी ये घोड़े के अवशेष इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं कि सिंधुवासी जो थे वो घोड़े से भी इनका परिचय था। अगर हम व्यवसाय की बात करें, सिंधुकालीन समाज में आर्थिक स्थिति के बिंदु के अंतर्गत अगर हम उनके व्यवसाय की बात करें तो उनका व्यवसाय किस प्रकार से था। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, पात्रों का निर्माण, वस्त्रों का निर्माण, आभूषणों का निर्माण, बढ़ईगिरी का व्यवसाय, शिल्प संबंधी व्यवसाय इत्यादि कई छोटे मोटे जो व्यवसाय थे वो सिंधु समाज में हमें देखने को मिलते हैं। सिंधुवासियों के विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे। विश्व की जो अन्य संस्कृतियां हैं उन अन्य संस्कृतियों में सिंधु संस्कृति का नाम खासकर चीन, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोन इत्यादि जो संस्कृतियां थी, जो विश्व की प्राचीन संस्कृतियां रही है, इन संस्कृतियों से कहीं न कहीं सिंधु संस्कृतियों की समकालीनता रही है और समकालीनता रहने के साथ ही इनका इनसे व्यापारिक संबंध भी रहा है। इस प्रकार जो सिंधुवासी थे वो विदेशों से भी जल मार्ग के द्वारा उनका व्यापार था, थल मार्ग से उनका व्यापार था। खासकर मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के क्षेत्र से उनके व्यापारिक संबंध स्थापित थे। हम नापतोल के साधनों की बात करें कि उनके व्यापार और वाणिज्य में नापतोल के लिए, उस व्यापार को संचालित करने के लिए उनके द्वारा किस प्रकार के नापतोल के साधनों को अपनाया गया। तो नापतोल के लिए जो सीपी के टुकड़ों और छोटे छोटे बाँटों का उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। अधिकांश जो बाँट मिले हैं वो घनाकार रूप में मिले हैं। नापतोल की इकाई वर्तमान की भांति 16 ही थी और छोटे मोटे बाँटों का प्रयोग जोहरी द्वारा किया जाता था। यानी वस्तु को नापने और तोलने के लिए बाँटों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता था। यानी इस ज्ञान से भी उनका, इस नॉलेज से भी वो परिचित थे।
इस प्रकार जो सिंधु संस्कृति की जो आर्थिक स्थिति है, कृषि को लेकर, पशुपालन को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, नापतोल के साधनों को लेकर, तो इन बिंदुओं के अंतर्गत हमने उनकी आर्थिक स्थिति को जाना है। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थिति यानी अगर धार्मिकता का इतिहास यानी मनुष्य कब धर्म से अवगत हुआ, उसका पुरातात्विक प्रमाण अगर हमें सबसे पहले मिलता है तो वो सिंधु संस्कृति में मिलता है। आज के धार्मिक जीवन को लेकर जिन सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं, जिन मान्यताओं को हम मान रहे हैं, जिन परंपराओं को हम मान रहे हैं, उनका आधार हमें कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की जो ये संस्कृति, सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति में रहा है। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं की जड़ें अतीत की इस संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। धार्मिक दशा की स्थिति यानी उनकी रिलीजियस कंडीशन सिंधुवासियों की क्या थी, उस पर हम बात करें तो सबसे पहले जो पुरातात्विक रूप में जो बहुसंख्यक मूर्तियां मिली हैं वो मातृ देवी की मिली है। जो हमारा ध्यान सिंधु संस्कृति में मातृ सत्तात्मक पक्ष की ओर तो हमारा ध्यान आकर्षित करवाता ही है, साथ में उनकी जो धार्मिक स्थिति थी उस धार्मिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। सिंधुवासी स्त्री के रूप में मातृ देवी की पूजा किया करते थे, उसकी उपासना किया करते थे। ये प्रमाण पुरातात्विक आधार पर स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। परम शिव की उपासना उत्खनन में जो पुरातात्विक रूप में जो मोहरें प्राप्त हुई है, उन मोहरों पर पद्मासन में बैठे हुए एक योगी जो ध्यान मग्न मुद्रा में है, जिसकी दृष्टि नासाग्र पर है और जिसके 3 सिर हैं और 2 सींग वाले देवता, जिसके एक और बाघ, हाथी तथा जो गेंडे से घिरा हुआ है, जिसके सिंहासन के नीचे एक भैंस तथा पैरों के नीचे 2 हिरण हैं। इस प्रकार की आकृति का चित्रांकन सिंधु मोहरों पर मिलना हमें परम शिव की ओर या परम शिव की उपासना की ओर, जो उनके द्वारा जिनको माना जाता था उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में जो परम शिव जो एक उपासक के रूप में, एक देवता के रूप में सबसे पहले इस संस्कृति के लोगों द्वारा ही उनकी आराधना की जाती थी, उनको पूजा जाता था और यहीं से हमने परम शिव को पूजने की परंपरा भी हमारे भारतीय समाज में प्रचलित हो गई। लिंग एवं योनि की उपासना, आज अगर हम परम शिव की उपासना करते हैं, उसके रूप की बात करते हैं, स्वरूप की बात करते हैं, तो परम शिव को जिस रूप में यानी लिंग रूप में आज भी हम उनकी मान्यता करते हैं, आराधना करते हैं, उनको पूजते हैं, तो उत्खनन में ऐसे कई शिवलिंग